अध्याय 143 खनन मानचित्र 1। मेजबान को जिनलिंग में बिना खोदी गई सोने की खदानों का नक्शा प्राप्त करने के लिए बधाई। एक पल में ये श्वान भी अवाक रह गया। फिर वो दूसरी तरफ चला गया। बड़ी बहन, मैं शौचालय जा रहा हूँ। जाओ जाओ। जब वो शौचालय पहुंचा तो ये श्वान ने सिस्टम से सोने की खदानों का वितरण मानचित्र निकाला। फिर उसने बिना खोदी गई सोने की खदानों को देखा। कई वितरण स्थान थे, लेकिन कुछ छिटपुट थे या आवासीय भवनों के नीचे। केवल सबसे बड़ा पहाड़ों में था। ये झेंग्यांग गांव नामक एक दूरस्थ गांव के नीचे था। वो सोना खोदना चाहता था। एक पल में ये श्वान को एक विचार आया। इतने बड़े सोने के भंडार का मूल्य कितना था, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? उसी क्षण ये श्वान ने कुछ फोन किए और लियू यानरान और झेंग जियांगहाओ को कल उससे मिलने के लिए कहा। फिर वो अपनी बड़ी बहन के बिस्तर पर लौट आया और अपनी बड़ी बहन ये वान को गले लगा लिया। उसने साइन इन ट्रिगर नहीं किया। उसने फिर से अपनी मुद्रा बदली। उसने फिर से साइन इन ट्रिगर नहीं किया था। लगातार 10 मुद्राएं बदलने के बाद भी कुछ ट्रिगर न होने पर ये श्वान नाराजगी से मुड़ गया और सो गया। ये वान भ्रमित थी। अभी क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन ये श्वान विला नंबर 1 पर गया। थोड़ी देर बाद झेंग जियांगहाओ और लियू यानरान आ गए। युवा मास्टर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? लियू यानरान और झेंग जियांगहाओ सम्मानपूर्वक ये श्वान के सामने खड़े हो गए और धीरे से पूछा। ये श्वान ने उन दोनों की ओर देखा और झेंग जियांगहाओ से कहा, कल मेरे साथ कुछ लोगों को झेंग्यांग गांव ले चलो। जब झेंग जियांगहाओ ने ये श्वान को झेंग्यांग गांव का उल्लेख करते सुना तो वो स्पष्ट रूप से एक पल के लिए अवाक रह गया और अनजाने में पूछा, युवा मास्टर, आप झेंग्यांग गांव क्यों जा रहे हैं? जब ये श्वान ने झेंग जियांगहाओ की प्रतिक्रिया देखी तो वो अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। जवाब देने के बजाय उसने पूछा, आपके चेहरे के भाव से ऐसा लगता है कि आप झेंग्यांग गांव के बारे में जानते हैं, है ना? झेंग जियांगहाओ ने अपना सिर खुजलाया और कुछ भी नहीं छिपाया। उसने श्वान से कहा, हाँ, मैं झेंग्यांग गांव को जानता हूँ। मेरे दादा दादी अभी भी झेंग्यांग गांव में रह रहे हैं। ये देखकर कि ये श्वान झेंग्यांग गांव में बहुत रुचि ले रहा था, झेंग जियांगहाओ ने जारी रखा, झेंग्यांग गांव एक गरीब गांव के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए जब मैंने युवा मास्टर को इसका उल्लेख करते सुना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपको उस जगह के बारे में कैसे पता चला? झेंग्यांग गांव इतना गरीब क्यों था? इसका एकमात्र कारण यह था कि यह एक दूरस्थ पहाड़ में स्थित था। इस तथ्य को छोड़ दें कि 3 तरफ पहाड़ थे। गांव में जाने वाली सड़क ऊबड़ खाबड़ और घुमावदार थी और वहां चलना बहुत मुश्किल था। कहीं और पूरी सड़क बनाने में जो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता था, वो यहाँ सड़क का 5वां हिस्सा भी बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। समय बीतने के साथ उच्च अधिकारियों से मिलने वाला धन कम हो गया। झेंग्यांग गांव पूरी तरह से गरीबी के दलदल में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। बेहतर जीवन जीने के लिए युवा लोग आमतौर पर बाहर काम करने के लिए झेंग्यांग गांव छोड़ देते थे। गांव में पीछे रहने वाले अधिकांश लोग बूढ़े और बच्चे थे। इस तरह झेंग्यांग गांव की उत्पादकता गिर गई और पूरा गांव घट गया और गरीब हो गया। हालांकि झेंग्यांग गांव में कई कृषि उत्पाद और फल हैं और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हालांकि सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ होने के कारण कृषि उत्पाद कितने भी अच्छे क्यों न हों, उन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। युवा मास्टर, मुझे ये मत कहो कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। जब झेंग जियांगहाओ ने अपनी आखिरी आशंका व्यक्त की तो उसकी आंखें चमक उठीं और प्रत्याशा से चमक उठीं। वो ये श्वान की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यदि वो मदद करने को तैयार था तो झेंग्यांग गांव निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगा। अगर वास्तव में ऐसा होता तो झेंग्यांग गांव के बुजुर्ग जो अपना गृहनगर नहीं छोड़ सकते थे, वे शांतिपूर्ण बुढ़ापा जी सकते थे। अगम्यता के युग का अनुभव किए बिना कोई नहीं जान पाएगा कि एक बंद पहाड़ी गांव कितना गरीब था। क्योंकि कारें सामान्य रूप से अंदर नहीं जा सकती थीं, झेंग्यांग गांव के सभी सामान मानव शक्ति द्वारा अंदर ले जाने पड़ते थे। हालांकि गांव के अधिकांश युवा और मजबूत लोग चले गए थे, पीछे बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे रह गए थे। वे कुछ भी भारी नहीं उठा सकते थे। इसलिए अब तक झेंग्यांग गांव की एकमात्र छोटी दुकान हमेशा वही आवश्यक चीजें और मसाले बेच रही थी और कुछ नहीं था। झेंग्यांग गांव के बच्चों ने कभी भी सबसे साधारण नाश्ता भी नहीं देखा था जो अन्य बच्चे खाते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो घर के बुजुर्ग उनका पेट भरने के लिए 2 आलू भून देते थे। ऐसा लगता था जैसे भुने हुए आलू विशेष रूप से दिलचस्प और सुगंधित होते हैं।
लेकिन अगर किसी का मुख्य भोजन और व्यंजन हर दिन आलू हो तो क्या होगा? क्या कोई अभी भी खुशी से खा सकता है? झेंगयांग गांव एक छोटा पहाड़ी गांव था जो गरीब था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि झेंगजियांगहाओ ने वहां का असली दर्द देखा था कि वो ये श्वान की मदद के लिए तरस रहा था। ये श्वान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं उन्हें फल बेचने में मदद करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये श्वान की अस्वीकृति सुनकर झेंगजियांगहाओ का दिल धड़क उठा। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि वो सिर्फ उम्मीद कर रहा था, लेकिन जिस क्षण उसे अस्वीकार कर दिया गया वो अभी भी बहुत निराश था। मुझे वहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम है। मैं उनकी जमीन का अधिग्रहण करने और उन्हें स्थानांतरित करने में मदद करने जा रहा हूँ। ये श्वान ने धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से बात की। क्या वो जमीन का अधिग्रहण करने और ग्रामीणों को स्थानांतरित करने जा रहा था? क्या वास्तव में इतनी अच्छी बात थी? यदि झेंगयांग गांव की जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता तो गांव के लोगों को कुछ पैसे मिल सकते थे और वे कहीं और बस सकते थे। इस तरह उनका मूल रूप से गरीब रहने का माहौल अचानक मौलिक रूप से बदल सकता था। झेंगजियांगहाओ की आंखों में जो रोशनी अभी बुझी थी वो तुरंत फिर से चमक उठी। उसने सीधे ये शख्स स्वान की ओर देखा। युवा मास्टर, क्या आपने जो कहा वो सच है? कहानी जारी रहेगी।